हम अक्सर चुनावों को सिर्फ हार और जीत के चश्मे से देखते हैं, लेकिन आज हम इसे एक अलग नजरिए से समझेंगे। हम चुनावों को शासन और जन सेवा का एक विज्ञान मानते हैं। तो आज हम हरियाणा के पलवल विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों को आधार बनाकर एक राजनीतिक ब्लूप्रिंट की परतें खोलेंगे। ये एक ऐसा खाका है जिसका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी में एक सार्थक बदलाव लाना है। चलिए सबसे पहले उस जमीन को महसूस करते हैं जहां की ये कहानी है। ये है हरियाणा का विधानसभा क्षेत्र 84 पलवल। दिल्ली से सटा हुआ ये इलाका महज एक चुनावी अखाड़ा नहीं है, ये खेती, उद्योग और यहाँ के लोगों की उम्मीदों का संगम है। देखिए, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए उसकी जमीन, उसके समाज और उसकी आर्थिक धड़कन को सुनना बहुत जरूरी होता है। और यही एक सोच इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। चुनाव कोई किस्मत का खेल या लॉटरी नहीं है, ये एक विज्ञान है, और इस विज्ञान का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सेवा। जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो राजनीति सत्ता की दौड़ नहीं रह जाती, वो लोगों की समस्याओं को हल करने की एक व्यवस्थित, एक जिम्मेदार प्रक्रिया बन जाती है। तो चलिए अब विश्लेषण के पहले और सबसे जरूरी हिस्से में चलते हैं। आंकड़ों के समंदर में गोता लगाने से भी पहले हमें पलवल की जमीनी हकीकत को समझना होगा, क्योंकि हर एक नंबर, हर एक प्रतिशत इसी मिट्टी और यहीं के लोगों की सच्चाई से पैदा होता है। तो पलवल की राजनीतिक जमीन पर है क्या? एक वक्त था जब ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ हुआ करता था, लेकिन हाल के सालों में हवा का रुख बदला है और अब यहाँ बीजेपी का दबदबा है। कांग्रेस के एक बहुत अनुभवी नेता हैं करण सिंह दलाल, जिनका असर आज भी यहाँ की राजनीति पर है। सामाजिक समीकरण देखें तो यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 33% पिछड़ा वर्ग और 22% अनुसूचित जाति से है। यही वो लोग हैं जो किसी भी चुनाव का नतीजा तय कर सकते हैं। लेकिन असल मुद्दे क्या हैं? जमीन पर लोगों की परेशानियां क्या हैं? किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, गांवों में सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, नौजवानों के पास डिग्रियां हैं पर रोजगार नहीं, और इन सब के ऊपर कभी कभी समाज में जाति और धर्म के नाम पर तनाव भी बढ़ जाता है। ये सिर्फ मुद्दे नहीं, ये लोगों की रोज की जिंदगी की चुनौतियां हैं। जमीनी हकीकत को समझने के बाद अब देखते हैं कि जनादेश आंकड़ों में कैसा दिखता है। ये आंकड़े, ये नंबर्स उस बीमारी के लक्षण की तरह हैं जिन्हें समझना जरूरी है। चलिए इन नंबरों की कहानी को जरा और गहराई से जानते हैं। 33,605 ये 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा सच है। बीजेपी की जीत का अंतर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। ये बताता है कि मुकाबला कितना एकतरफा था और विपक्ष के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। 2024 के नतीजों की ये टेबल तस्वीर को और भी साफ कर देती है। कांग्रेस को करीब 39% वोट मिले, तो वहीं बीजेपी को 56% से भी ज्यादा, यानी जीत का अंतर 16% से भी बड़ा था। ये एक बहुत ही निर्णायक जनादेश है। हाँ, एक बात यहाँ जरूरी है, हमारे पास कुल कितने वोटर थे और कितने लोगों ने वोट डाला, इसके आंकड़े मौजूद नहीं हैं। और ये आंकड़े बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि कितने लोग वोट देने के लिए उत्साहित थे और कितने घरों में ही बैठे रह गए। लेकिन राजनीति एक दिन की कहानी नहीं होती। जरा पीछे मुड़कर देखते हैं। ये टेबल पिछले कई चुनावों का ट्रेंड दिखाती है। 2005 में देखिए, कांग्रेस को लगभग 64% वोट मिले थे, मतलब एक तरफा जीत। लेकिन उसके बाद से ग्राफ लगातार नीचे आया। 2009 में ये 40% पर आया और तब से लगभग वहीं अटका हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर खासकर 2019 और 2024 में तेजी से बढ़कर 55% के पार चला गया। ये साफ तौर पर दो पार्टियों की बिल्कुल अलग अलग यात्रा को दिखाता है। और ये ग्राफ उसी कहानी को और भी साफ साफ दिखा देता है। पिछले एक दशक में, मतलब 2014 से 2024 तक, कांग्रेस का वोट शेयर 37 से 39% के एक बहुत छोटे से दायरे में फंस गया है। ऐसा लगता है कि उनका एक मजबूत बेस तो है, लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने न सिर्फ अपनी पकड़ मजबूत की है, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक निर्णायक बढ़त बना ली है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये जो नंबर्स हम देख रहे हैं, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अब हम नतीजों की चीर-फाड़ करेंगे, एक डायग्नोस्टिक स्कैन, ये समझने के लिए कि वो कौन सी वजहें थीं, कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने इस जनादेश को बनाया। देखिए, किसी भी चुनाव की चाबी वहां के सामाजिक ताने-बाने में छिपी होती है। पलवल में लगभग 1/3 यानी 33% लोग पिछड़ा वर्ग से है और करीब 22% अनुसूचित जातियों से।
ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सामाजिक समूह हैं जिनकी अपनी उम्मीदें हैं, अपनी ज़रूरतें हैं और अपनी राजनीतिक पसंद नापसंद है। राजनीति में इन्हीं समीकरणों को साधना सबसे बड़ा काम होता है। लेकिन ये सामाजिक समूह सोचते क्या हैं? उनकी सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं? ये डेटा वोटरों की असली आवाज है। सबसे ऊपर है गांवों में बेरोजगारी और खेती का संकट, उसके बाद है सामाजिक तनाव, और फिर आते हैं सड़क, पानी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे। यही हमें एक पल रुककर सोचना होगा। ये मुद्दे हर नागरिक की गरिमा से जुड़े हैं, और जब हम इन पर सार्वजनिक बहस करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो बहस सम्मानजनक हो और तथ्यों पर आधारित हो। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि शासन का असली मकसद इन समस्याओं का हल निकालना है। तो अब जब हमने मर्ज को समझ लिया है, हमारे सामने जमीनी हकीकत भी है और आंकड़े भी, तो अब हम इलाज की तरफ बढ़ सकते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये विश्वास और सेवा को फिर से बनाने के लिए एक व्यापक, एक 4 आयामी रणनीति है। हम इस रणनीतिक ढांचे को चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब है एक ऐसी रणनीति जो 4 जरूरी मोर्चों पर एक साथ काम करती है: चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव यानी कहानी और संसाधन। सोचिए एक मजबूत टेबल के बारे में। उसके लिए चारों पाए बराबर और मजबूत होने जरूरी हैं। ठीक वैसे ही एक सफल राजनीतिक अभियान के लिए इन चारों मोर्चों पर एक साथ आगे बढ़ना जरूरी है। पहला मोर्चा है चुनावी। ये सीधा सीधा वोटों का गणित है। पहला कदम जातिगत समीकरणों को साधना। जैसा हमने देखा, 33% ओबीसी और 22% एससी वोट हैं। इन्हें साथ लाना एक गणितीय जरूरत है। दूसरा कदम स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देना। लोगों की सबसे बड़ी चिंताएं पानी, सड़क और रोजगार हैं। अभियान को इन्हीं के इर्द गिर्द बनाना होगा। तीसरा, वोटों का बिखराव रोकना। और चौथा, युवाओं और पहली बार वोट दे रहे नौजवानों को जोड़ना, जिनकी ऊर्जा किसी भी चुनाव की दिशा बदल सकती है। दूसरा मोर्चा है संगठनात्मक। देखिए, बड़ी बड़ी रैलियां और भाषण हवा में रह जाते हैं अगर जमीन पर एक मजबूत मशीनरी ना हो। इसका मतलब है हर गांव में, हर बूथ पर पार्टी की मौजूदगी को मजबूत करना, ग्राम समितियों को फिर से जिंदा करना, वॉलंटियर्स को घर घर जाकर लोगों से जुड़ने के लिए तैयार करना। एक बात साफ है, एक मजबूत जमीनी पकड़ के बिना सफलता नामुमकिन है। तीसरा मोर्चा, और शायद सबसे नाजुक, नरेटिव यानी दिलो दिमाग की लड़ाई। इसमें सिर्फ आरोप लगाना काफी नहीं होता, एक सकारात्मक कहानी बनानी होगी। भ्रष्टाचार मुक्त और विकास पर आधारित शासन का एक विजन देना होगा। आज के डिजिटल दौर में अफवाहों और झूठ का मुकाबला करने के लिए एक डिजिटल सत्यता अभियान चलाना होगा, और चुनाव को पुरानी बातों पर नहीं बल्कि भविष्य के सशक्तिकरण के वादे पर केंद्रित करना होगा। और आखिर में चौथा मोर्चा, संसाधनों का। और यहाँ संसाधन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, इसमें समय, लोग और तकनीक तीनों आते हैं। इसका मतलब है पैसे को बड़ी रैलियों के बजाय जमीनी कार्यक्रमों में लगाना, पार्टी के बड़े नेताओं का सही समय और सही जगह पर इस्तेमाल करना, और तकनीक का इस्तेमाल करके उन वोटरों तक पहुंचना जो अभी तय नहीं कर पाए हैं कि वोट किसे देना है। ये संसाधनों के स्मार्ट मैनेजमेंट की रणनीति है। तो ये था चतुर्मुख सिद्धांत। लेकिन कोई भी स्ट्रैटेजी कागज पर तब तक अधूरी है जब तक उसे लागू करने का एक टाइम बाउंड प्लान न हो। आइए देखते हैं कि ये पूरी योजना अगले 90 दिनों में कैसे जमीन पर उतर सकती है, क्योंकि एक अनुशासित रास्ता ही मंजिल तक पहुंचाता है। ये है 90 दिन का विन बैक लैडर। चुनाव से ठीक 90 दिन पहले पंचायत से पोल अभियान शुरू होता है, घर घर जाकर सर्वे के साथ। 60 दिन पहले जमीनी स्तर पर छोटी छोटी रैलियां और सोशल मीडिया पर प्रचार तेज किया जाता है। 30 दिन पहले किसान सभा और नारी संवाद जैसे कार्यक्रमों से सीधे मुद्दों पर बात होती है। 15 दिन पहले एक बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाया जाता है, और अंत में वोटिंग के दिन हर बूथ पर ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, ये सुनिश्चित करना सबसे जरूरी काम है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या चुनाव जीतना ही आखिरी मंजिल है? बिल्कुल नहीं। एक चुनावी जीत तो शासन के असली काम की बस शुरुआत होती है। लीडरशिप का असली मकसद सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थायी बदलाव लाना है जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। इसके लिए उम्मीदवार और पार्टी हाईकमान दोनों की जिम्मेदारी साफ है। उम्मीदवार को अपने मुख्य समर्थकों से लगातार जुड़े रहना होगा, लोगों की शिकायतों के लिए एक स्थायी दफ्तर बनाना होगा और भविष्य का एक विजन देना होगा।
वहीं हाईकमान की जिम्मेदारी है कि वो मदद के लिए राज्य के नेताओं को भेजे, डिजिटल संसाधन दे और सहयोगियों के साथ मिलकर विपक्षी वोटों को एक करे। ऊपर से नीचे तक जब ऐसा तालमेल होता है तभी जीत की नींव मजबूत होती है। और इस पूरी कोशिश में एक बुनियादी बात हमेशा याद रखनी होगी। शासन को हमेशा हर नागरिक की गरिमा, उसकी निजता और उसकी सहमति का सम्मान करना चाहिए। जब हम डेटा और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम भारत के डेटा प्राइवेसी कानूनों के दायरे में रहकर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें। तो आखिर में बात इतनी सी है, डेटा रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तो शासन है। असली काम आंकड़ों की भाषा को समझकर उसे उस सेवा में बदलना है जो लोगों की जिंदगी को छू सके। यही वो काम है जिसके लिए हम समर्पित हैं। अगर आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।